नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ आए। हालांकि उन्होंने अच्छाई ये करी कि उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट हायर किया और सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे केसेस जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को ये आभास हो जाता है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड कर सकते हैं और वो इन पर्सन केस फाइल करते हैं। मोस्टली देखा गया है कि 100 में 99% पिटीशंस डिसमिस हो गई हैं। हालांकि इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सीनियर एडवोकेट खड़े किए और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मामले में हैं। हुआ क्या कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इवेल्युएशन के कुछ रूल्स बदल दिए। इवेल्युएशन मतलब सीनियरिटी इवेल्युएशन के कुछ रूल्स बदल दिए और जो जजमेंट के बेस पर सीनियरिटी इवेल्युएट करेंगे। ये जज साहब एडीजे थे, इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से उसका क्राइटेरिया पूछ लिया और ये कुछ सवाल पूछ लिए और ये कहा कि आप हमें बताएं कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा और किस क्राइटेरिया पर, किस बेस पर आप सीनियरिटी काउंट करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट इस प्रकार के रूल्स बदलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर उसका प्रोसीजर पूरा डिफाइन नहीं करता कि आखिर वो कैसे सीनियरिटी काउंट करेंगे और केवल केस एवेल्युएशन यानी कि जजमेंट एवेल्युएशन के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट जजेस या एडीजे डिसाइड कर चुके होंगे उसके आधार पर वो उनका प्रमोशन करेंगे। तो ये अगर प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है, प्रोसीजर ओपन नहीं है, तो फिर इसमें बहुत सारे चांसेस बनते हैं और सीनियरिटी काउंट करने का अब एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि क्राइटेरिया क्या है, कि किस आधार पर जो नया इवेल्युएशन रूल्स आपने बनाए हैं उनमें उनका क्राइटेरिया क्या है, तो इनका कहना था कि हमको सीधा सस्पेंशन ऑर्डर एक थमा दिया गया। लेकिन मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया वो दूसरा था। पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एट्रोसिटीज़ को का मामला है, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में महिलाओं का रेप यानी कि बच्चियों का रेप का मामला, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला, बच्चों के साथ यानी कि जो मेल चाइल्ड है उसके साथ भी जो ये जातियां की जाती हैं वो दोनों ही पॉक्सो में कवर होते हैं। पॉक्सो एक्ट में प्रावधान ऐसे भी हैं कि सजाए मौत के भी प्रावधान हैं। इनका जो केस है उस पर हाई कोर्ट ने सस्पेंशन ऑर्डर इस बात के लिए किया, इनका कहना है, हालांकि ये जो प्लीडिंग इन्होंने की उसमें मैंने बताया कि कहते हैं कि हमें सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा दिया गया इसलिए क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न कर लिए, तो मामला कुछ और था और मुझे फंसाया कहीं और जा रहा है, ऐसा भी इनका था। हालांकि हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं कि भाई ये जो सस्पेंशन ऑर्डर इनका किया गया है वो उसका पीछे का तथ्य क्या है और क्या है, जो भी ऑर्डर हुआ होगा या जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने कंसिडर किए होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुआ क्या, जिस बात पर सस्पेंशन चल रहा है और जिस बात पर हाई कोर्ट इनके सस्पेंशन पर इंक्वायरी कर रहा है। हुआ ये कि पॉक्सो एक्ट के 2 केसेस, एक तो ट्रायल इन्होंने 4 दिन चलाया, रेप का केस था, 4 दिन ट्रायल चलाने के बाद इन्होंने डेथ पेनल्टी दे दी एक्यूज्ड को, 4 दिन ट्रायल चला। दूसरे एक मामले में जो पॉक्सो एक्ट का था इसमें इन्होंने पूरे दिन ट्रायल चलाया सुबह से लेकर शाम तक और शाम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। हालांकि मीडिया में वो जो जजमेंट हाई कोर्ट के हुए वो ऑनरेबल एडीजे ने किए, वो जजमेंट तो बड़े अप्रिशिएट हुए। मीडिया ने, पब्लिक ने कहा कि भाई न्याय होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि 4 दिन में आज केस आया और चार्जशीट सबमिट हुई और चार्जशीट सबमिट होने के बाद जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है वो पूरी हुई। जिस समय ट्रायल शुरू हुआ जज साहब ने लगातार ट्रायल चलाया और 4 दिन के अंदर फैसला कर दिया, सजाए मौत दे दी। मामला तो चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए जज साहब ने भी, मतलब कोर्ट ने ऐसा सोचा। दूसरा एक और कारण रहा होगा, जो जजमेंट इवेल्युएशन के आधार पर प्रमोशन है, तो जज साहब भी थोड़ा एक्टिव हो गए और उनको लगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पॉक्सो एक्ट के दूसरे मामले में एक दिन में पूरे सुबह से शाम तक ट्रायल चलाया और उन्होंने एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। इन 2 मामलों को लेकर इनका सस्पेंशन
का ऑर्डर हुआ और ये मामले भी सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट गए होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में, और हम जानते ही हैं ऑनरेबल जस्टिस यू ललित और ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, दोनों ही उनके जजमेंटों को बहुत लोग कोट भी करते हैं और कहते भी हैं कि भाई जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस यू ललित के जजमेंट आपको पढ़ने चाहिए, कितनी डेप्थ में वो काम करते हैं। अब जज साहब ने एक बात तो कही, उन्होंने कहा भाई देखो 2 बातें हैं, एक बात तो ये है कि जल्दी जस्टिस होनी चाहिए, ये पूरा देश चिल्लाता है कि भाई जल्दी जस्टिस होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि एक चीज़ और हमको ध्यान देखनी चाहिए कि क्या कोर्ट की अप्रोच सही डायरेक्शन में थी, क्या कोर्ट ने सब कुछ देखा है, जो जो इवेल्युएशन के लिए जजमेंट के लिए आवश्यक हैं वो सारी प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑब्जर्व की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो जजमेंट जल्दी होना बात ठीक है, लेकिन जजमेंट इतना जल्दी होना कि एक दिन में वो जजमेंट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका कि भाई एक दिन में जजमेंट कैसे हो जाएगा, मामले में कोई भी मामला आता है उसमें 2-4 दिन तो लगते ही हैं, मतलब 2-4-5 तारीखें तो लगती हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में, मेरे शब्दों में अगर देखना, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस करके गया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस करते करते अपन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, 370 का नेशनल इशू अपने ने देखा, CAA का नेशनल इशू देखा, मतलब देश के वो सारे पहलू, जो पहलू नीचे लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस, फिर मैंने पढ़ाया भी, प्रमोशन भी पढ़ाया, HGS भी पढ़ाता हूँ, जुडिशल सर्विसेज पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि जो IAS चुन कर जाते हैं उनके लिए भी क्लासेस मैं लेता हूँ, या फिर जो हमारे प्रोफेसर्स रहते हैं उनके भी इवेल्युएशन के जो क्लास होते हैं, कॉन्वोकेशन क्लासेस होते हैं, उनको भी मैं करता हूँ, उनमें भी नए लेटेस्ट इश्यूज जो आप लोगों को बताते हैं वो उनको भी उस पर अपडेट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, और ऐसा में बहुत सारे। तो लगता है कि शायद ही कोई पहलू बचा हो जो न्याय के क्षेत्र में मैंने थोड़ा या ज़्यादा उस पहलू को न छुआ हो। तो मैं जानता हूँ कि आप 15 मिनट सुनिए। देखिए हमारे लोअर कोर्ट में क्या होता है कि 15 मिनट की सुनवाई हुई, 15 मिनट बाद उसने डेट डाल दी। 15 मिनट सुनकर हमने जो भी ऑर्डर करना हुआ, चूंकि पेंडेंसी बहुत होती है, हमने जो भी ऑर्डर करना हुआ 15 मिनट सुना और डाल दिया। अब 15-15 मिनट सुनकर अगर हमने 20 तारीखें डाल दी, आप सोच कर देखो, 20 तारीखें 15-15 मिनट की हमने लेकर डाल दी, हर 2 महीने पर तारीख दी, तो अपने को मामूली हालत में 1-1.5 साल लग जाना है। अगर हमने आधा घंटा सुना और आधा घंटा सुनकर हमने वो 20 तारीखों में उसको डिसाइड कर दिया, तो टोटल तो 10 घंटे ही लगे ना। और अगर 4 दिन लगातार कोर्ट प्रोसीडिंग करता है, सुबह 10 बजे बैठ जाता है, 10 से 12-1 बजे तक देखता है, फिर 1 घंटे का लंच करने के बाद फिर 4 घंटे के लिए बैठ जाता है, रोज 6 घंटे सुनता है और 4 दिन लगातार सुन लेता, तो 24 घंटे हो गए। तो ये 4 दिन क्यों काउंट होते हैं? काउंट होने चाहिए 24 घंटे कोर्ट ने लगातार सुना, 6 घंटे रोज के हिसाब से 4 दिन सुना। और वैसे अगर हम कहें तो वो 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से उसको 15 मिनट के हिसाब से सुना गया और ये लंबा चल गया। तो ये बातें मुझे लगता है कि काउंट करनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि 6 घंटे सुना, कोई केस दूसरा वाला पॉक्सो का केस था, अगर कोर्ट सुबह 9:30 बजे या 10 बजे बैठ गई थी और शाम को 5 बजे तक सुना, कभी कभी तो 6 बजे तक सुनती है, बीच के 1 घंटा लंच ब्रेक भी कभी कभी आधे घंटे में निपटा लेती है, और मैं कहता हूं 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोर्ट बैठी, तो 8 घंटे हो गए। 1 घंटा नहीं किया, 1 घंटा उसने लंच ले लिया, तो 7 घंटे बचे, आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर का हो गया, तो भी 6 घंटे हुए। अब 6 घंटे पूरे दिन कोर्ट बैठी और 15 मिनट एक दिन की प्रोसीडिंग को मान लो, एक ऑर्डर करने के 15 मिनट उसने सुना। 15 मिनट बहुत होते हैं कोर्ट के लिए सुनने के लिए, अगर वो सही से सुनना चाहे तो 15 मिनट अगर सुना तो ये मान लीजिए कि उसने 24 तारीखें लग जाएंगी इसमें, 6 घंटे में 24 तारीखें लगेंगी, हर महीने की तारीख भी लगी तो 2 साल लग जाने हैं केस में। अब अगर कोर्ट सुबह से बैठकर शाम को डिसाइड कर दे और कहे कि मेरे पास प्लीडिंग पूरी है, मेरे पास एविडेंस पूरे हैं, मेरे पास गवाह सारे पूरे हैं, मेरे पास डिफेंस भी पूरी है, जितनी प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो सारी पूरी है, तो जजमेंट 1 से 2 दिन में भी हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आशंकाएं जताई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संभव नहीं है कि 1 दिन में जजमेंट हो जाए। इस जजमेंट में भी जो अभी नोटिस इशू किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, उस नोटिस के दौरान जो बात हो रही थी उसमें भी कोर्ट ने कहा है, और जो मैं
4 दिन की प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं कि लगातार 4 दिन प्रोसीडिंग चली, 6 घंटे रोज के हिसाब से चली, तो 24 घंटे हो गए। अगर मैं 15 मिनट की प्रोसीडिंग मान लूं कि 15 मिनट चलती है, तो आप समझ लीजिए कि वो 100 तारीखें पड़ गई। 100 तारीखें पड़ गई, अगर मैं हर 15 दिन पर भी तारीख मान लेता हूं तो भी 3 साल लग गए। तो अगर कोर्ट लगातार किसी मामले को, ज्वलंत मामला हो, तुरंत पकड़ कर लाया गया हो, तुरंत वो चल रहा है, तो ये संभव है कि 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जजमेंट हो सकता है। फॉरेन कोर्टों में ऐसा पाया भी गया है कि वो सीसीटीवी लगाकर उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके पूरी प्रोसीडिंग सुनते हैं, और सुनने के बाद स्पीकिंग ऑर्डर तो करते ही करते हैं, इसके अलावा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपीलिंग कोर्ट में जाती है, और अपीलिंग कोर्ट उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी एनालाइज करता है कि कहीं जो ऑर्डर किया गया है उस ऑर्डर और हियरिंग में कोई फर्क तो नहीं है, यानी कि कोई जज साहब ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ऑर्डर करते समय। ये ऑस्ट्रेलियन कोर्ट वगैरह में ये सब कुछ चलता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जज साहब का कहना है कि हमने 4 दिन में, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। 1 दिन में हमने जजमेंट किया, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कोर्ट में जब इनके एडवोकेट ने यह कहा कोर्ट के सामने कि साहब ये जुडिशियल प्रोसेस है, और इंडियन पीनल कोड के तहत भी और इसके अलावा जजेस प्रोटेक्शन के तहत भी, जो जजेस एक्ट बने हुए हैं, जजेस के लिए प्रोटेक्शन दिए गए हैं, उनमें भी कोर्ट की जो हियरिंग हुई, कोर्ट में जो हियरिंग हुई, कोर्ट ने जो डिसाइड किया, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके आधार पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो जो जजमेंट है वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए 2 अभी केसेस हमारे पास आए कुछ दिन पहले ही, जिसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे मैंने आपको एक जजमेंट बताया था कि एक लेडी एडीजे पहली पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग में पहला केस सुना और पहले केस के पहले जजमेंट के बाद ही उनकी छुट्टी कर दी, उनको टर्मिनेट कर दिया। वो लेकिन प्रोबेशन पर थी, तो कोर्ट ने कहा भी कल इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोबेशन पे थी और इलीगल सेंटेंस उन्होंने किया था। उम्र के 302 के मामले में 5 साल की सजा देना और उसको फिर बदल देना, मतलब सजा को वापस लेना और फिर दोबारा सजा ग्रांट करना। ये तो प्रोसीजरल इतना बड़ा डिफेक्ट है कि क्रिमिनल केस में आपने एक बार सजा कर दी तो वो अपील पर जाएगा, उसको आप दोबारा करके सेंटेंस बदल नहीं सकते, उसको रिव्यू अपने आप से नहीं कर सकते, आपको रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने उनको उस हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई इंटरवेंशन नहीं किया। ऐसे उन्होंने कहा कि भाई एक और मामला हमारे पास आया था, हमने उसको भी नहीं छुआ, हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। तो हमारी जो जनरल पॉलिसी है वो ये है कि हाई कोर्ट ने अगर अपने किसी सबऑर्डिनेट जज के खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो हम उसको इंटरवेंशन नहीं करते। लेकिन हम इस मामले में इतना जरूर मानते हैं कि जो 4 दिन का जजमेंट है, जो 1 दिन का जजमेंट है, ये कमेंडेबल नहीं है, मतलब इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जनता तो अप्रिशिएट कर सकती है, ये तो हम सभी मानते हैं कि भाई जनता अप्रिशिएट कर सकती है और जनता को अप्रिशिएट करती भी है कि भाई जल्दी जल्दी न्याय हुआ, और न्याय के लिए हम लगातार रोते गाते रहते हैं कि न्याय नहीं हो रहा। न्याय हुआ, कोर्ट कहता है ये कमेंडेबल नहीं है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इसमें बहुत बहादुरी बता रहे हो कि हमने 1 दिन में कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इसमें संभव है कि बहुत सारे पहलू छूट गए। कोर्ट का कहना यह है, इस मामले में जो नोटिस इशू किया है कोर्ट ने, कोर्ट का कहना यह है कि शशिकांत राय, जिन जज साहब की बात हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, शशिकांत राय के इन जजमेंटों को हम मंगाएंगे, मंगाने के बाद हम इनको रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें छूट क्या गया है, क्या जजमेंट पूरा हुआ है, क्या जो जो कंसीडर होना चाहिए जजमेंट लिखते समय और जजमेंट करने से पहले जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म अपनानी चाहिए, क्या वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पूरी हुई है। अगर वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पूरी हुई है तो हम उसको देखेंगे और अभी ये देखेंगे कि जल्दबाजी में छूट क्या गया, गड़बड़ कहाँ हो गई। इसके लिए हम नोटिस इशू करते हैं। साथ में एक चीज़ और जज साहब के लिए अच्छी उन्होंने कह दी, मैं जज साहब जब कह रहा हूं तो आप मान के चलें कि उन जज साहब की बात कर रहा हूं जो शशिकांत राय जी एडीजे थे, अभी वो टर्मिनेट नहीं हुए, अभी एडीजे हैं। एडीजे साहब के लिए उन्होंने एक बात जरूर कही है कि भाई इस आधार पर कि 4 दिन में जजमेंट हुआ, वो जजमेंट पलटा नहीं जा सकता, उसको माफ़ी नहीं दी जा सकती। हम देखेंगे कि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, कि उसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। हालांकि नोटिस इशू हुआ है, नोटिस इशू होने के बाद कोर्ट से फाइलें मंगवाई गई हैं, अगली तारीख डाल दी गई है, लेकिन ये
पटना हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन चला, उस एक्शन की मैंने आपको बात बताई कि कभी कभी कैसा होता है और कोर्ट अपने जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है उस प्रोसीजरल मैकेनिज्म को किस प्रकार से लेता है और कोर्ट क्या सोचता है। देखना अब ये पड़ेगा कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो जजमेंट इन्होंने किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ कमियां निकलती हैं तो फिर तो इनके लिए संकट हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो बात आती है और जजमेंट स्पीकिंग ऑर्डर है, ये मालूम पड़ता है कि नहीं प्रोसीजरल मैकेनिज्म जो अपनाई जानी चाहिए, एक दिन पूरी सुनवाई करने के बाद डिफेंस को प्रॉपर मौका दिया गया है, प्रोसिक्यूशन को प्रॉपर मौका दिया गया है, एविडेंसेस बाकायदा लिए गए हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन उनका हुआ है, जो बाकी के फॉरेंसिक हुए हैं उनको भी अप्रिशिएट किया गया है और जजमेंट लिखते समय बहुत अच्छा सा उसका रिव्यू किया गया है और उस पर रेशियो अच्छा लिखा गया है, ओबिटर भी अच्छा लिखा, तो फिर मुझे लगता है कि इन जज साहब की तारीफ करनी चाहिए कि हाँ इन्होंने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की और कार्रवाई भी सही की। लेकिन ये प्रेसिडेंट अगर बन गया तो बहुत सारे जजेस कुछ कमियां करके भी जल्दी जल्दी करेंगे, तो वो भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। अब इन समस्याओं के बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसको सुनने के बाद, वो तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए फाइल मंगवाई है और फाइल मंगवाकर उसको चेक करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।